मान लीजिए कि कोई इंसान किसी शोरूम में खड़ा है अच्छा। और उसे एक लेदर जैकेट बहुत ज्यादा पसंद आ गई है। अच्छा, लेदर जैकेट। हाँ, मतलब उसने उस जैकेट को हाथ लगाया, उसकी सिलाई देखी, उसका फैब्रिक महसूस किया और दिमाग में एकदम तय कर लिया कि भाई ये जैकेट तो हर हाल में चाहिए। ऐसा अक्सर होता है जब कोई चीज पहली नजर में पसंद आ जाए। बिल्कुल। फिर वो इंसान दुकानदार से कीमत पूछता है। दुकानदार उसे एक नजर ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, साहब 5,000 रुपए। और यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। एकदम सही कहा। यहीं से वो बहुत ही पुराना घिसा पिटा मनोवैज्ञानिक खेल शुरू होता है। जैकेट खरीदने वाला झट से कहता है, अरे नहीं भैया, 2,500 लगा लो। सीधे आधी कीमत। हाँ, और दुकानदार एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, चलिए साहब, ना आपकी ना मेरी 4,500 दे दीजिए। और फिर बात कहीं बीच में अटक जाती होगी। बिल्कुल। बात फिर 3,000 पर आती है और ले देकर मामला 3,500 या 4,000 के बीच में फंस जाता है। दोनों अपनी अपनी जगह एकदम अड़ जाते हैं। और फिर इंसान का ईगो यानी अहंकार बीच में आ जाता है। एकदम। वो पलटकर दुकान से बाहर जाने लगता है और वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि दुकानदार पीछे से आवाज लगाएगा कि अरे आजो ले जाओ। लेकिन अक्सर वो बुलाता ही नहीं है। हाँ, वो बुलाता ही नहीं। इंसान बाहर सड़क पर खड़ा रह जाता है। मतलब जैकेट भी नहीं मिली, समय भी बर्बाद हुआ और ईगो को जो चोट पहुंची वो अलग। देखिए, ये एक ऐसा दृश्य है जो दुनिया भर में हर दिन लाखों बार दोहराया जाता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो चीज सबसे ज्यादा हावी होती है वो कोई आर्थिक फैसला नहीं होता है ना। बिल्कुल नहीं। वो कोई लॉजिकल फैसला नहीं होता, बल्कि एक सामाजिक डर होता है। मतलब इंसान को लगता है कि अगर उसने सामने वाले की कीमत मान ली तो वो हार जाएगा। हारने का डर एक एंकर बन जाती है और उसके बाद की पूरी बातचीत सिर्फ उस एंकर को खींचने की जद्दोजहद बन के रह जाती है। सच में ये एक बहुत ही थका देने वाली प्रक्रिया है। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे ही बातचीत करते हैं, मोल भाव करते हैं और हमें लगता है कि यही असली समझदारी है, जबकि असल में ऐसा नहीं है। एकदम नहीं। और इसीलिए आज के इस गहराई से किए गए विश्लेषण में हम जो स्रोत लेकर आए हैं वो ये साफ कर देता है कि अपनी बात मनवाने का ये तरीका मतलब दुनिया का सबसे अप्रभावी और नुकसानदेह तरीका है। बिल्कुल। आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य उद्देश्य ही यह समझना है कि कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे वो ऑफिस में अपनी सैलरी बढ़ाने की बात हो या किसी ठेकेदार से घर बनवाने की बात हो या फिर परिवार के साथ डिनर कहाँ करना है ये तय करना हो। हाँ बिल्कुल, कैसे हम नेगोशिएशन के इन पुराने तरीकों को छोड़कर एक ऐसा साइंटिफिक तरीका अपना सकते हैं जिसमें बिना किसी बहस के सामने वाला खुद खुशी खुशी हाँ कह दे। ये एक बहुत ही दिलचस्प मिशन है। आज हमारे पास हार्वर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट के फाउंडर्स विलियम यूरी और रोज फिशर द्वारा लिखी गई मशहूर किताब गेटिंग टू येस के कुछ बेहद ही शानदार और व्यावहारिक अंश हैं। और ये किताब नेगोशिएशन के क्षेत्र में एक आधारशिला मानी जाती है। इसमें जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली है वो ये है कि इंसान अपनी विकासवादी यानी एवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग के कारण, मतलब हमारे दिमाग की बनावट के कारण, हाँ, इसके कारण हम नेगोशिएशन को हमेशा एक जंग की तरह देखते हैं। हमारे दिमाग को लगता है कि संसाधन बहुत सीमित हैं, इसलिए ये एक युद्ध है जिसमें एक विनर होगा और एक लूजर होगा। मतलब अगर मेरा फायदा हो रहा है तो तुम्हारा नुकसान होना ही चाहिए। एकदम सही। इसे जीरो सम गेम कहा जाता है। लेकिन इस स्रोत के अनुसार नेगोशिएशन का असली मकसद किसी को हराना नहीं है। इसका मकसद एक ऐसा टिकाऊ समाधान खोजना है जहां दोनों पक्ष जब टेबल से उठें तो खुश होकर उठें। अगर मैं इसे थोड़ा और गहराई से सोचूं तो उस जैकेट वाले उदाहरण से ये साफ झलकता है कि हमारी सबसे पहली प्रतिक्रिया समझौता यानी कॉम्प्रोमाइज करने की होती है। हाँ, बीच का रास्ता निकालना। बिल्कुल, 5,000 और 2,500 के बीच का रास्ता निकालना, ताकि दोनों को लगे कि चलो कुछ तो हासिल किया। लेकिन क्या हर बार बीच का रास्ता निकालना ही सबसे सही है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। मुझे तो लगता है कि हम अक्सर बातचीत को एक कुश्ती के मैच की तरह समझ लेते हैं, जहां एक का चित होना या दोनों का थक कर हार मान लेना जरूरी है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, असल में इसे एक पहेली यानी पजल सुलझाने जैसा होना चाहिए, जहां हर टुकड़े की अपनी एक सही जगह होती है, बिना किसी को तोड़े मरोड़े। ये कुश्ती और पहेली वाली तुलना बहुत ही सटीक है। अगर हम मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो कॉम्प्रोमाइज हमेशा सही समाधान नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि अक्सर इसमें दोनों ही पक्ष असंतुष्ट रह जाते हैं।
इसे स्पष्ट करने के लिए हमारे स्रोत में एक बहुत ही बेहतरीन कहानी दी गई है। वो लाइब्रेरी वाली कहानी। बिल्कुल। मान लीजिए कि एक लाइब्रेरी है, एकदम शांत माहौल है। वहां दो लोग एक खिड़की के पास बैठे हैं और अचानक उनके बीच एक दबी हुई आवाज में तीखी बहस शुरू हो जाती है। लाइब्रेरी में बहस? हाँ। पहला इंसान गुस्से में कहता है कि इस खिड़की को खोलो, मुझे ताजी हवा चाहिए, मेरा दम घुट रहा है। और दूसरा इंसान चिढ़कर कहता है कि खिड़की बंद रखो, बाहर की तेज हवा से मेरे सारे जरूरी पेपर्स उड़ रहे हैं। अब अगर इस स्थिति में हम अपने उस पुराने पारंपरिक तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करें तो शायद हम क्या करेंगे? हम खिड़की को आधा खोलने का सुझाव देंगे, जो कि सुनने में बहुत तार्किक लगता तो है, लेकिन अगर खिड़की आधी खुलती है तो हवा भी कम आएगी, जिससे पहले वाले व्यक्ति का दम तब भी घुटेगा। और इतनी हवा तो जरूर आएगी कि दूसरे व्यक्ति के पेपर्स फिर भी उड़ेंगे। बिल्कुल। यानी बीच का रास्ता निकालने पर दोनों का ही मोल नुकसान हो रहा है। कुश्ती वाली मानसिकता यहाँ पूरी तरह फेल हो गई। एकदम। ये स्थिति दिखाती है कि जब हम सिर्फ मांगों पर अड़े रहते हैं तो समाधान बहुत छोटे हो जाते हैं। तो फिर इसका सही हल क्या हुआ? तभी उनकी ये बहस सुनकर वहां एक लाइब्रेरियन आता है। वो किसी पर अपना फैसला नहीं थोपता, वो बस दोनों की बात शांति से सुनता है। और फिर थोड़ा विचार करता है, फिर चुपचाप पास वाले दूसरे कमरे में जाता है और वहां की खिड़की पूरी तरह खोल देता है। अरे वाह, ये कदम तो पूरी परिस्थिति को ही पलट देता है। बिल्कुल। इसका परिणाम ये होता है कि दूसरे कमरे से ताजी हवा घूमकर अंदर आती है, जिससे पहले इंसान को ऑक्सीजन मिल जाती है। हाँ, और हवा का सीधा फोर्स न होने के कारण दूसरे इंसान के पेपर्स अपनी जगह पर एकदम सुरक्षित रहते हैं। मतलब किसी को भी कोई समझौता या अपनी मांग में कटौती नहीं करनी पड़ी। इसे कहते हैं बिना किसी नुकसान के 100% समाधान खोजना। सही कहा। लेकिन ये कुश्ती वाली मानसिकता से बाहर निकलकर इस पहेली सुलझाने वाली मानसिकता तक पहुंचने का रास्ता क्या है? स्रोत के अनुसार इसका सबसे पहला कदम है पोजीशन को छोड़ना और इंटरेस्ट को समझना। पोजीशन को छोड़ना और इंटरेस्ट को समझना, इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। ये नेगोशिएशन के विज्ञान का सबसे मूलभूत सिद्धांत है। देखिए, इंसान की एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक कमजोरी ये है कि वो अक्सर अपनी असली जरूरत को एक सख्त मांग के पीछे छुपा लेता है। जैसे जैकेट की कीमत। हाँ। लोग जो मांगते हैं या जिस बात पर अड़ जाते हैं उसे पोजीशन कहते हैं, और जिस गहरे कारण या जरूरत की वजह से वे वो चीज मांगते हैं उसे इंटरेस्ट कहते हैं। अच्छा, तो लाइब्रेरी वाले मामले में खिड़की खोलो और खिड़की बंद रखो, ये दोनों पोजीशंस थी। एकदम सही। अगर वे सिर्फ अपनी पोजीशंस पर लड़ते रहते तो कभी कोई रचनात्मक समाधान नहीं निकलता। लेकिन उनके असली इंटरेस्ट क्या थे? एक का इंटरेस्ट था ताजी हवा पाना और दूसरे का इंटरेस्ट था अपने काम को बिना बाधा के पूरा करना। इससे ये बात बहुत स्पष्ट होती है कि पोजीशन अक्सर एक दूसरे के एकदम खिलाफ हो सकती है, लेकिन इंटरेस्ट हमेशा एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते। वे एक साथ मौजूद रह सकते हैं। यही इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष है। जब हमें असली इंटरेस्ट समझ आ जाता है तो समाधान खोजना एक गणित की समस्या सुलझाने जितना लॉजिकल हो जाता है। मुझे याद आ रहा है, स्रोत में इसे समझाने के लिए एक और बहुत अच्छी कहानी है। वो संतरे वाली कहानी है ना? हाँ, वो बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। घर में दो बच्चे एक संतरे के लिए बुरी तरह लड़ रहे हैं। दोनों जिद कर रहे हैं कि पूरा संतरा उन्हें ही चाहिए। दोनों की पोजीशन है पूरा संतरा। बिल्कुल। तभी उनके पिता आते हैं। वे इस विवाद को खत्म करने के लिए सीधा किचन में जाते हैं, चाकू उठाते हैं और संतरे को एकदम बराबर 50-50 हिस्सों में काट देते हैं। आधा संतरा एक बच्चे को और आधा दूसरे को। अगर सतही तौर पर देखा जाए तो पिता ने एकदम निष्पक्ष फैसला किया। न्यायपूर्ण जरूर लग सकता है। हाँ, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। लेकिन ये मूल्य यानी वैल्यू के नजरिए से एक बहुत बड़ी विफलता थी। विफलता? वो कैसे? परिणाम ये हुआ कि पहले बच्चे ने अपने हिस्से के संतरे का अंदर का फ्रूट खाया और छिलका फेंक दिया। हाँ, छिलका डस्टबिन में फेंक दिया। और दूसरे तरफ दूसरे बच्चे को एक रेसिपी के लिए सिर्फ संतरे के छिलके की जरूरत थी। अरे बाप रे। उसने अपने हिस्से के छिलके को कद्दूकस किया और अंदर का पूरा फ्रूट डस्टबिन में फेंक दिया। ये तो सच में एक बहुत ही बड़ा आहा मोमेंट है। बिल्कुल। मतलब आधा संतरा सीधा कचरे में चला गया। बिल्कुल। दोनों बच्चों को जो मिला वो उनकी असली जरूरत का सिर्फ 50% था। जबकि अगर पिता संतरे को काटने से पहले सिर्फ एक पल रुककर ये पूछ लेते कि तुम्हें ये संतरा आखिर क्यों चाहिए, तो एक को पूरा फ्रूट मिल जाता और दूसरे को पूरा छिलका। हाँ, दोनों को अपना 100% मनपसंद हिस्सा मिल जाता। और यही क्यों पूछने की असली ताकत है। क्यों पूछना सामने वाले के सुरक्षा कवच यानी पोजीशन को हटाकर उसके असली इंटरेस्ट तक पहुंचने का एक जरिया है। जब हम किसी के पीछे का कारण समझते हैं तो हम उनके साथ एक मानवीय स्तर पर जुड़ते हैं।
ये विश्वास कायम करने का सबसे पावरफुल तरीका है। लेकिन अगर हम मानवीय स्वभाव और मनोविज्ञान की बात करें तो मेरे मन में एक सवाल आता है। हाँ, बताइए। अक्सर जब कोई इंसान किसी मांग पर अड़ा होता है और हम उससे बार बार पूछते हैं कि आपको ये क्यों चाहिए या कारण क्या है, तो क्या उसे ऐसा महसूस नहीं होगा जैसे कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है? ये बहुत स्वाभाविक सी बात है ना? ये क्यों शब्द कभी कभी सामने वाले को और ज्यादा डिफेंसिव बना सकता है। तो इस स्थिति को कैसे संभाला जाए? ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। इंसान का दिमाग किसी भी सीधे सवाल को खतरे की तरह ले सकता है, जिसे थ्रेट रिस्पॉन्स कहते हैं। अच्छा। इसीलिए यहाँ क्या पूछा जा रहा है, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि कैसे पूछा जा रहा है। इसका सीधा संबंध बात करने के लहजे या टोन से है। मतलब टोन सब कुछ बदल सकती है। बिल्कुल। इसे इस तरह देखना चाहिए, नेगोशिएशन को एक टेबल के आर पार बैठकर की जाने वाली आमने सामने की लड़ाई नहीं समझना है। इसकी बजाय इसे ऐसे विजुअलाइज करना चाहिए जैसे दो लोग एक ही कार में एक ही तरफ मुंह करके बैठे हैं। उन्हें एक ही मंजिल पर जाना है और वे बस इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कौन सा रास्ता सबसे सुरक्षित रहेगा। तो लहजा हमेशा मदद करने वाला और सहयोगात्मक होना चाहिए। एकदम सही। इसके साथ ही स्रोत में एक और बहुत अहम बात जोड़ी गई है कि सिर्फ सामने वाले का क्यों जानना ही काफी नहीं है, बल्कि अपना क्यों बताना भी उतना ही जरूरी है। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो लोग अक्सर करते हैं। हाँ, अक्सर लोग अपनी कमजोरियों या भावनाओं को छुपाने में ही समझदारी मानते हैं। जैसे अगर किसी कर्मचारी को 10 दिन की छुट्टी चाहिए और वो सीधा जाकर मैनेजर से कहे कि मुझे अगले महीने 10 दिन की छुट्टी चाहिए, तो मैनेजर का पहला विचार यही होगा कि काम कैसे होगा। वो तुरंत डिफेंसिव हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर वो कर्मचारी अपनी स्थिति के पीछे का इंटरेस्ट समझाए कि मैं पिछले कुछ समय से काम के भारी दबाव के कारण बर्नआउट महसूस कर रहा हूँ और मेरे परिवार को इस वक्त मेरे समय की बहुत जरूरत है, तो ये बातचीत एक मांग से हटकर एक साझा मानवीय समस्या में बदल जाती है। तथ्य यह है कि अपनी जरूरतें और भावनाएं व्यक्त करने से इंसान कमजोर नहीं होता, बल्कि ये सामने वाले को ये संदेश देता है कि आप उन पर भरोसा करते हैं। और मनोविज्ञान भी तो यही कहता है कि जब आप किसी पर भरोसा जताते हैं तो वो भी बदले में सहयोगात्मक रवैया अपनाने के लिए प्रेरित होता है। एकदम सही। चलिए, ये स्थिति तो तब पूरी तरह से काम करती है जब दोनों पक्षों के इंटरेस्ट अलग अलग हों, जैसे फ्रूट और छिलका या ताज़ी हवा और उड़ने वाले पेपर्स। हाँ। लेकिन एक सबसे बड़ी चुनौती तब आती है जब दोनों को एक ही चीज चाहिए और उनके इंटरेस्ट सीधे तौर पर एक दूसरे से टकरा रहे हों। जैसे कि मकान मालिक और किराएदार का मामला। बिल्कुल। मकान मालिक हर हाल में किराया बढ़ाना चाहता है ताकि उसकी आमदनी बढ़े, और किरायादार हर हाल में किराया कम करना चाहता है ताकि उसकी बचत हो। ऐसी स्थिति काफी जटिल होती है। हाँ, ऐसी आमने सामने की टक्कर में क्यों पूछने से तो बात नहीं बनेगी, तो क्या करें? ऐसी जटिल स्थितियों के लिए स्रोत हमें दूसरे महत्वपूर्ण कदम की ओर ले जाता है। वो क्या है? जब इंटरेस्ट आपस में टकराएं तो फेयर स्टैंडर्ड्स यानी निष्पक्ष मापदंड का इस्तेमाल करना चाहिए। निष्पक्ष मापदंड? इसका वैज्ञानिक आधार ये है कि जब इंसान किसी दूसरे इंसान के सामने झुकता है तो उसे अपनी स्टेटस या रुतबे में कमी महसूस होती है। हमारे ईगो को यही बात बुरी लगती है। हाँ, हारने वाली फीलिंग। बिल्कुल। लेकिन अगर दोनों पक्ष किसी बाहरी निष्पक्ष नियम के सामने झुकते हैं तो किसी की हार नहीं होती। ये बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। मतलब हमें अपनी व्यक्तिगत राय और ईगो को हटाकर किसी न्यूट्रल डेटा या मापदंड पर निर्भर होना है। सटीक। स्रोत में इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण गेम थ्योरी के जरिए दिया गया है। केक बांटने वाला उदाहरण। हाँ, मान लीजिए दो लोगों के बीच एक केक बांटना है और दोनों को सबसे बड़ा हिस्सा चाहिए। अगर कोई एक इंसान केक काटेगा और वही पहला पीस उठाएगा तो दूसरा हमेशा असंतुष्ट रहेगा। उसे लगेगा कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। तो इसका निष्पक्ष मापदंड क्या होगा? एक बहुत ही साधारण सा नियम बना दिया जाए। एक इंसान को केक काटने दिया जाए और दूसरे इंसान को पहला पीस चुनने का अधिकार दिया जाए। अरे वाह! इस नियम के लागू होते ही केक काटने वाले इंसान का मनोविज्ञान पूरी तरह बदल जाएगा। बिल्कुल। उसे पता है कि अगर उसने एक पीस भी थोड़ा सा बड़ा काटा तो दूसरा व्यक्ति तुरंत वो बड़ा पीस उठा लेगा और उसे खुद छोटा हिस्सा मिलेगा। हाँ, इसलिए वो अपनी पूरी एकाग्रता का इस्तेमाल करके केक को एकदम बराबर काटेगा। इस पूरी प्रक्रिया से इंसानी ईगो पूरी तरह बाहर हो गई और एक सिस्टम ने निष्पक्षता सुनिश्चित कर दी। ये सिद्धांत सिर्फ केक बांटने तक सीमित नहीं है,
स्रोत में घर की नींव वाला एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण भी है। ठेकेदार और मकान मालिक वाला? हाँ, एक ठेकेदार कहता है कि घर के लिए 2 फीट गहरी नींव काफी होगी, लेकिन घर का मालिक, जो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, कहता है कि नींव कम से कम 5 फीट गहरी होनी चाहिए। अब अगर वे दोनों सिर्फ अपनी अपनी बात पर अड़ जाएं, तो ये तो एक अंतहीन बहस बन जाएगी। बिल्कुल। इस सिचुएशन में अपनी अपनी राय पर लड़ने के बजाय वो दोनों मिलकर सरकारी बिल्डिंग कोड्स देख सकते हैं। अच्छा। या फिर उस इलाके में भूकंप के रिस्क के आधार पर किसी इंडिपेंडेंट इंजीनियर की राय ले सकते हैं। इस तरह जो भी अंतिम निर्णय होगा वो किसी एक की दूसरे पर जीत नहीं होगी, बल्कि वो एक निष्पक्ष तथ्य के आधार पर लिया गया सुरक्षित फैसला होगा। सही कहा। इससे एक बहुत बड़ा शिफ्ट ये आता है कि पूरी बातचीत मैं बनाम तुम के बजाय हम दोनों बनाम समस्या के ढांचे में ढल जाती है। और ये शिफ्ट ही पूरी प्रक्रिया की जान है। जब आप सामने वाले को अपना विरोधी मानना बंद कर देते हैं, तो आप दोनों मिलकर उस चुनौती का समाधान खोजने वाले पार्टनर बन जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि निष्पक्ष मापदंड तय करने के बाद भी ऑप्शंस बहुत सीमित लगते हैं। तो ऐसे में उस दायरे को कैसे बढ़ाया जाए? यहाँ स्रोत तीसरे कदम का परिचय देता है। म्यूचुअल गेन, यानी दोनों के फायदे के लिए नए विकल्प खोजना, नए ऑप्शंस खोजना। ये कदम पूरी तरह से रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी पर आधारित है। ज्यादातर लोग मतभेदों को एक बाधा मानते हैं। हाँ, एक रुकावट। जबकि वास्तविकता ये है कि मतभेद ही सबसे बड़े अवसर पैदा करते हैं। इसके लिए विचार विमर्श या ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की सलाह दी जाती है। लेकिन इसका एक बहुत ही सख्त वैज्ञानिक नियम है। आइडियाज सोचने की प्रक्रिया को उन आइडियाज पर फैसला लेने की प्रक्रिया से पूरी तरह अलग रखना चाहिए। इसका मतलब है कि जब नए आइडियाज सोचे जा रहे हों, तब उन्हें तुरंत जज नहीं करना चाहिए। एकदम सही। क्योंकि अक्सर लोग कोई नया आइडिया सुनते ही कह देते हैं कि अरे ये तो काम नहीं करेगा या ये बहुत महंगा है, और जैसे ही हम तुरंत जज करते हैं तो नए और हटकर सोचने की प्रक्रिया वहीं रुक जाती है। इसका एक गहरा न्यूरोलॉजिकल कारण है। जब हम किसी चीज का मूल्यांकन या आलोचना करते हैं, तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो लॉजिक और खतरे को भांपता है। अच्छा। और ये हिस्सा रचनात्मकता और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले हिस्से को तुरंत शट डाउन कर देता है। इसीलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान हर आइडिया, चाहे वो कितना भी बेतुका क्यों ना लगे, उसे स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया को देखकर मुझे बचपन में लेगो ब्लॉक से खेलने की याद आती है। लेगो ब्लॉक्स? वो कैसे? देखिए, जब सारे ब्लॉक्स जमीन पर बिखरे होते हैं तो वे बेतरतीब और अजीब लगते हैं। और अगर हम हर ब्लॉक को उठाते ही ये सोचने लगें कि ये ब्लॉक यहाँ फिट नहीं होगा, तो हम कभी कुछ बना ही नहीं पाएंगे। ये तो है। लेकिन जब हम बिना किसी जजमेंट के उन्हें बस जोड़ना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे उन बिखरे हुए टुकड़ों से एक बेहतरीन आकार उभर कर आता है। लेगो वाली एनालॉजी बहुत ही शानदार है। नेगोशिएशन में भी अलग अलग विचारों को बिना जज किए इकट्ठा करने और फिर उन्हें जोड़ने से ही सबसे परफेक्ट समाधान निकलते हैं। लेकिन इन बेहतरीन तकनीकों और लॉजिक के बावजूद एक आखिरी और सबसे बड़ी बाधा बाकी रह जाती है। हाँ, मैं समझ रही हूँ, क्योंकि अंततः ये सारी बातचीत और मापदंड कोई मशीनें तो तय नहीं कर रही हैं। बिल्कुल नहीं। ये सब दो इंसानों के बीच हो रहा है, और इंसान बहुत जटिल होते हैं। उनके पास भावनाएं होती हैं, असुरक्षाएं होती हैं। एकदम सही। एकदम। एक बहुत ही अच्छी और लॉजिकल बातचीत भी तब पटरी से उतर सकती है जब किसी की टोन गलत हो जाए या कोई व्यक्तिगत टिप्पणी कर दे। और यही कारण है कि स्रोत का चौथा कदम शायद सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। इंसान और समस्या को अलग अलग रखना। इंसान और समस्या को अलग रखना। इसे नेगोशिएशन की दुनिया में सबसे खतरनाक मोड़ माना जाता है। जब बातचीत बिगड़ती है तो इसका कारण अक्सर लॉजिक की कमी नहीं होती जी, बल्कि एमिगडेला हाईजैक होता है। एमिगडेला हाईजैक? ये क्या होता है? एमिगडेला दिमाग का वो हिस्सा है जो भावनाओं और गुस्से को कंट्रोल करता है। जब किसी को लगता है कि उस पर हमला हो रहा है, तो उसका तर्क करने वाला दिमाग काम करना बंद कर देता है। मतलब इंसान सिर्फ गुस्से से रिस्पॉन्ड करता है। हाँ, इसीलिए इस किताब का गोल्डन रूल है, इंसान के साथ सॉफ्ट रहें, लेकिन प्रॉब्लम के साथ हार्ड रहें। लेकिन सुनने में ये जितना आसान लगता है, असल जिंदगी में उतना होता नहीं है। जब सामने वाला व्यक्ति गुस्से में हो या गलत टोन इस्तेमाल कर रहा हो, तब अपना ईगो साइड में रखना बहुत मुश्किल होता है। मैं मानता हूँ, इंसान मशीन नहीं होते। हम भी उसी भावना का शिकार हो सकते हैं।
इसीलिए श्रुत में एक बहुत ही रोचक मानसिक विजुअलाइजेशन तकनीक का जिक्र किया गया है। वो तकनीक क्या है? इसका काम करने का तरीका पूरी तरह से दिमागी विज्ञान पर आधारित है। जब सामने वाला इंसान गुस्से में हो या अनर्गल बातें कर रहा हो तो अपने दिमाग में एक कल्पना करें। कैसी कल्पना? कल्पना करें कि उस व्यक्ति को एक खड़ी लाइन से 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। अच्छा, एक वर्टिकल लाइन। हाँ, बाईं तरफ वो इंसान है जिसकी अपनी भावनाएं हैं, जिसे सम्मान चाहिए और जिसकी कदर करनी है, और दाईं तरफ वो समस्या या मुद्दा है जिस पर सवाल उठाने हैं और जिसे चैलेंज करना है। अरे वाह, ये तकनीक इतनी प्रभावशाली इसलिए है क्योंकि जब हम इस तरह की मेंटल इमेज बनाते हैं तो हम अपने दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को काम पर लगा देते हैं। बिल्कुल, जो कि लॉजिक को संभालता है। हाँ, ये प्रक्रिया हमारे खुद के इमोशनल रिस्पॉन्स को ट्रिगर होने से रोकती है। इससे हम सामने वाले के गुस्से का जवाब गुस्से से देने के बजाय शांत रहकर समस्या पर फोकस कर पाते हैं। यकीनन, जब सामने वाला चिल्ला रहा होता है तो वो अक्सर अपनी किसी गहरी असुरक्षा की वजह से ऐसा कर रहा होता है। अगर हम उस इंसान को समस्या समझकर उस पर हमला करने लगे तो समाधान कभी नहीं निकलेगा। इंसान को समस्या से अलग करना ही उस उलझी हुई स्थिति को शांत करने का एकमात्र रास्ता है। एकदम सही। तो अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा से निकले ज्ञान के मोतियों को एक साथ पिरोएं तो 4 बहुत ही स्पष्ट और मजबूत स्तंभ सामने आते हैं। बिल्कुल, आइए उन्हें समेटते हैं। पहला, अपनी आइडियल पोजीशंस को छोड़ें और सामने वाले के असली इंटरेस्ट को समझने के लिए सहानुभूति के साथ क्यों पूछें। दूसरा, जब दोनों के इंटरेस्ट आपस में टकराएं तो ईगो की लड़ाई लड़ने के बजाय फेयर स्टैंडर्ड्स यानी किसी निष्पक्ष बाहरी मापदंड का उपयोग करें। तीसरा, सीमित विकल्पों पर समझौता करने के बजाय बिना जज किए ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और दोनों के फायदे के रास्ते तलाशें। और चौथा, भावनाओं के तूफान में बहे बिना इंसान को हमेशा समस्या से अलग रखें। इंसान का सम्मान करें लेकिन समस्या पर सख्त रहें। ये चारों सिद्धांत मिलकर किसी भी तनावपूर्ण बातचीत को एक स्मार्ट और सुखद समाधान में बदल सकते हैं। ये ज्ञान हर उस व्यक्ति के लिए है जिसे दिन प्रतिदिन के जीवन में लोगों के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन इस चर्चा को समेटने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य का जिक्र करना भी जरूरी है। हाँ, रहस्य। हाँ, हमने इन 4 सैद्धांतिक कदमों पर विस्तार से बात की, लेकिन स्रोत सामग्री के बिल्कुल अंत में एक सिंपल मैजिक ट्रिक का उल्लेख किया गया है। अच्छा, मैजिक ट्रिक? हाँ, बताया गया है कि यह ट्रिक इंसानी ईगो और किसी भी तरह के मिसकम्युनिकेशन को एक झटके में शांत करने की ताकत रखती है। ये तो बहुत काम की चीज लगती है। लगती तो है, लेकिन सबसे बड़ी पहेली ये है कि स्रोत वहीं पर अचानक समाप्त हो जाता है। वो ट्रिक असल में क्या है, इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। ये तो सच में एक बहुत ही विचारणीय स्थिति है ना? श्रोताओं के लिए ये सोचने का एक बहुत अच्छा विषय है कि इंसानी मनोविज्ञान की वो कौन सी चाबी हो सकती है जो सबसे गहरे रक्षात्मक आवरण को भी भेद सके। बिल्कुल। क्या वो किसी इंसान को उसी के शब्दों में बिना जज के सुनना है, या क्या वो सामने वाले को ये महसूस कराना है कि उसके दर्द को पूरी तरह समझा जा रहा है? कुछ भी हो सकता है। और भविष्य में जब भी किसी को किसी बहस, तनावपूर्ण मीटिंग या फिर से उसी दुकान में जैकेट के मोलभाव का सामना करना पड़े तो इन 4 नियमों का प्रयोग करते हुए उस मैजिक ट्रिक को खोजने का प्रयास किया जा सकता है। और हो सकता है कुश्ती लड़ने के बजाय पहेली सुलझाने के इस नजरिए से वो रहस्यमय ट्रिक खुद ब खुद सामने आ जाए। बिल्कुल। इसी विचारणीय और गहरे प्रश्न के साथ आज के इस गहराई से किए गए विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।